हालात वहाँ पर दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो राजस्थान की जो सरकार है वो खुद सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। ऐसा लगता है वो चाहती है कि इस तरह का माहौल बने। भाजपा का चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते राजस्थान के अंदर अगर हम तुष्टीकरण को देखते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम राजस्थान को जलता हुआ देख रहे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो राजस्थान नहीं, बात दिल्ली में आकर दिल्ली की पूरी राष्ट्र की मीडिया के साथ करने की ज़रूरत पड़े तो आज वो भी आपके साथ करने के लिए आए हैं। और अचंभा नहीं होता अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इस तरह की सोच है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया। पूरे देश के अंदर हम हमेशा कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकी शब्द ही कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये वही कांग्रेस की पार्टी है, इनकी विचारधारा वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया, एक एफिडेविट दिया कि राम सीता हनुमान एक काल्पनिक पात्र है। ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो अचंभा नहीं होता किस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। 1966 के अंदर इंदिरा गांधी ने नागा साधुओं के ऊपर जो गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई। तो बिल्कुल अचंभा नहीं होता कि राजस्थान सरकार आज तुष्टीकरण कर रही है। जहां जहां धर्म यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, चाहे कोटा हो, बीकानेर हो या फिर अजमेर हो, वहां पे धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ये सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि हिंदू तो कम्युनल है, हिंदू सांप्रदायिकता बढ़ाएगा, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ एक धर्म विशेष के लिए कानून निकाला जा रहा है कि यहां पर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। ये दोनों की दोनों फर्क आप साथ देखिए। यही बात रखने के लिए आज प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी यहां पर आए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी और भजन लाल जी, रामलाल जी ये उस टीम में शामिल थे जो करौली गए। करौली के अंदर जो पूरा हंगामा हुआ उसका पूरा विस्तार से आपके सामने बात रखेंगे। मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन जी ने आपके बीच में एक पृष्ठभूमि रखी है। हमारे साथ में शहजाद जी और माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हम सब के साथ में हैं। आज आप लोगों से इसलिए मुखातिब हुए कि वैसे तो मसले बहुत हैं। पिछले 3.25 साल से कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी की सरकार है। राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मैं 90 से राजनीति में हूँ। सरकार इनकी भी रही है। और जिस तरीके से राजस्थान में मुद्दों के तौर पर एक बड़ा मुद्दा किसानों के बीच में कर्जा माफी का आता है, जिसकी खुद वायदा किया था राहुल गांधी जी ने, और कहा था कि चाहे सूरज उगे न उगे, चंद्रमा गायब हो जाए, 10 तक गिनती गिनूंगा और कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला बेरोजगारी का है। 32.3% से भी ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हट रही है। चौथा एक बड़ा मसला है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। ये अनूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेज की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा राजस्थान में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात राजस्थान के बारे में लागू होती है, राजस्थान के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पीसफुल स्टेट है। लोग वहाँ पर्यटन के लिए, रिहाइश के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर यदि सीधे सीधे चोट पहुँचती है तो एक पक्ष है कानून व्यवस्था का। और जब कानून व्यवस्था गड़बड़ होती है तो इनमें से कोई नहीं आता है।
पर्यटकों की संख्या भी कम होती है, निवेशकों की संख्या भी कम होती है। और उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है कि पिछले 3 सालों में 7 लाख के करीब 7 lakhs FIR ये पहली बार राजस्थान में दर्ज हुई है। और केवल इतना नहीं, इन 7 लाख मुकदमों में पिछले 21 से लेकर 22 तक का जो आंकड़ा है उसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है, जिसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, और ख़ास तौर पर महिलाओं के मामलों में 1 साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी अस्मत ले ली जाती है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसमें जो अब यक्ष प्रश्न है जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, राजस्थान की इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। और इसके अनेकों ताजा तरीन उदाहरण हैं। वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं, डिस्करेज करने के लिए। हिंदुओं के जितने त्योहार हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट अजमेर की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि ऑर्डर किया 144 का, और उसमें ये कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा, कोई अपने धार्मिक चिन्ह का कोई नारा नहीं लगा सकेगा। जबकि अच्छे से पता है कि 2 अप्रैल को जब भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, नववर्ष होता है चैत्र में वर्ष प्रतिपदा पे, उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकलते रहे। इससे पहले की पृष्ठभूमि में PFI ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे लगे। बीकानेर में इसी तरीके से जुलूस पर पाबंदी लगी, भीलवाड़ा पर लगी, और इसी तरीके से 144 को इम्पोज किया जगह जगह उन जुलूस को डिस्करेज करने के लिए। और जो करौली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। करौली के मामले में उसको जुलूस को परमिशन थी, परमिशन के बावजूद CLG की मीटिंग हुई, जो दोषी थे वो CLG की मीटिंग में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सबके सामने है। उसके कुछ वीडियोज आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी उस डेलीगेशन में थे, 7 लोगों का, जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्थित थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है, उसके कुछ अंश आप लोगों के बीच में वो बयां करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, PFI को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्योंकि इस तरीके से बर्बरता खुद की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्थान के उन लोगों के सीधे सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए हैं, मुकदमे के लिए हैं? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है, पुलिस आपके
अंतर्गत आती है। मोदी जी राजस्थान में आपकी सरकार चलाने के लिए आएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एडमिट उन्होंने कर लिया कि भविष्य में अशोक जी का कोई रोल रहेगा नहीं और जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे गवर्नेंस के लिए। लेकिन इस तरीके से श्रीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक निजी कार्यक्रम में सवाई माधोपुर आए। उसी दिन की घटना है। जेपी नड्डा जी का इस पूरी घटना से कोई रिलेवेंस नहीं था, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि जेपी नड्डा आए और दंगा भड़काकर चले गए। मैं मानता हूं कि इतना मानसिक असंतुलन किसी अविवेकशील व्यक्ति में हो सकता है जो अपनी कुर्सी के पाए को खिसकते हुए देखकर इस तरीके की बयानबाजी करता है। राजस्थान की पुलिस को कांग्रेस पार्टी के अपने लोगों की जासूसी के लिए बखूब इस्तेमाल किया है और इसमें बहुत अरसे पहले की घटना सब आपके सामने, किस तरीके से अपने ही उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के चीफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा इन्हीं की सरपरस्ती में होता है। राजस्थान में फोन टैपिंग इसकी चर्चा आम है, तो पुलिस को जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए अशोक गहलोत जी ने डिप्लॉय किया हुआ है, डेप्यूट किया हुआ है। और इसलिए हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इसकी पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। निर्दोषों को जिस तरीके से टारगेट करके और उस पे उनको पुलिस का दबाव देकर जिस तरीके से उनको हतोत्साहित करने की कोशिश हुई है, उस पर हमारा ऐतराज है। हमारे करौली के पूर्व चेयरमैन राजाराम है, उनके खिलाफ उन्होंने लगातार, पुलिस ने एक आतंकवादी जैसा व्यवहार करके पुलिस उनके पीछे लगी। ऐसे इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोगों पर। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा मसला था कि जो आप लोगों के समक्ष आना चाहिए था और देश के लोगों को भी इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए था। किस तरीके से लगभग अब 2 प्रदेशों में बचे और उसमें भी जिस तरीके से राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण कर रही है, वो हम सब के लिए चिंता भी है। हम अपने राजनीतिक तौर पर उसको जिस भी तरीके से काउंटर करेंगे, पार्टी उसकी रणनीति कर ही रही है, लेकिन आपके जरिए आम लोगों तक हमारी भावना पहुंचे, इतना निवेदन था। और मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो उस कमेटी का हिस्सा थे और पूरी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी फाइंडिंग्स की हैं, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि करौली, जहां आज 7वें दिन भी लगातार कर्फ्यू है, वहाँ जो घटना हुई, घटना को जब ये जुलूस प्रारंभ होगा उससे लेकर उपद्रव होने तक पुलिस के अधिकृत व्यक्ति ने उसको पूरा वीडियोग्राफी उसकी की। उस वीडियो के कुछ अंश, जो अंश मेरे नहीं, पुलिस के अधिकृत व्यक्ति कांस्टेबल के द्वारा, एक एसआई के द्वारा बनाई गई थी, सुमेर प्रचार कांस्टेबल नंबर 355 और एक सब इंस्पेक्टर। मैं चाहूँगा कि मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले चंद मिनट का वो वीडियो है, उस पर आप एक निगाह डालें ताकि आपके सामने सारी तस्वीर सामने आ जाए। ये वो तस्वीर है जिसमें उपद्रव जब प्रारंभ होता है, शांतिपूर्वक जुलूस पर हमला होता है, हमलावरों के हाथ में आप लाठियां देखेंगे, पत्थर देखेंगे और बेबस पुलिस देखेंगे। पुलिस के कांस्टेबल आपको ये कहते नजर आएंगे, कब आगे बढ़ो, बहुत हो गया, और एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंगाइयों की वहां नहीं होती है। पुलिस का पूरा जाब्ता इस पूरे जुलूस के साथ चलता है। जुलूस में मुश्किल से 400-500 लोग हैं और इस जुलूस की, शांतिपूर्ण जुलूस की पहले अनुमति ली जाती है। पूरे जिस मार्ग से जुलूस निकलता है उसकी रैकी होती है और उसके बाद एक जाब्ता के साथ पुलिस के 2 दर्जन से ज़्यादा जवानों के साथ एसओची की अगुवाई के अंदर, थाना प्रभारी की अगुवाई में जुलूस निकलता है। अब जुलूस का मंजर क्या होता है, 5:15 पर उन पर जिस प्रकार हमला होता है, अचानक 1 दर्जन से ज़्यादा मकानों से पत्थरों की बौछार होती है और नीचे से पीछे से 150 लोग आकर उस जुलूस पर हमला करते हैं और नतीजा यह निकलता है कि लगभग 2 दर्जन लोग चोटिल होते हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें धू-धू करके जला दी जाती है और
लगभग 4 दर्जन मोटरसाइकिलों को जला दिया जाता है और उसके बाद वो हमलावर वहाँ से नदारद हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन, अगले दिन जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो जिनके चेहरे अभी आप देखोगे वो हमलावर सारे के सारे उस पीस कमेटी की बैठक में होते हैं। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान 1 अप्रैल को पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने एक मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के रूप में एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि राजस्थान में 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक जहां विभिन्न शहरों के अंदर जुलूस निकाले जाएंगे नव वर्ष पर, वहां अशांति होगी, ये मैं पहले आपको अवगत करा रहा हूं। और ये वही पीएफआई है जिसका जिक्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया। कोटा के अंदर 17 फरवरी को पीएफआई के जिला अध्यक्ष साजिद खान एक दरख्वास्त पेश करते हैं जिला कलेक्टर को कि हम हिजाब रैली निकालना चाहते हैं। जिला कलेक्टर उस रैली की अनुमति के लिए मुख्य सचिव राजस्थान को फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से अनुमति आती है। तो कुल मिला के ये सुनियोजित हिंसा है और इस हिंसा की पुष्टि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ये कहकर कहते हैं, आज तक जब जांच रिपोर्ट सामने आई नहीं, उससे पहले कहते हैं उत्तेजित नारे लगे थे, उसके कारण से इस जुलूस पर हमला हुआ। यानी दंगाइयों को क्लीन चिट देने का काम राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री करते हैं। और फिर एक बात और कह देते हैं, कब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई और जिसका जिक्र इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहते हैं कि आग लगाकर चले गए, और फिर कहते हैं अब ये दंगा होना आम बात होगी, तनाव होना आम बात होगी। यानी उनके इस बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये बात यहीं नहीं रुकेगी। हम लोगों का एक दल, 7 सदस्यीय दल, जिसमें हम 3 विधायक थे, मैं, मदन दिलावर, रामलाल जी शर्मा और 3 सांसद थे, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजौरिया और रंजीता कोहली जी। 2 अप्रैल की घटना पर हमने प्रशासन को अनुमति चाहिए, उन्होंने 5 अप्रैल को हमें अनुमति दी और 5 अप्रैल को हम वहाँ उस जगह पर गए जहाँ सबसे पहले दुकानें जली। व्यापार मंडल का एक डेलीगेशन रोता हुआ हमें मिला, उन्होंने कहा हमारी दुकानें जली, हम दुकानों जलने पर एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, एफआईआर हाथ में लिए खड़े हैं। हम ये बता सकते हैं कि एफआईआर में हमारी दुकानें को लूटा किसने, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर जाती। हमने वहाँ पूर्व विधायक और हमारे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगर पालिका नगर परिषद के प्रतिनिधि और सारे सामाजिक संस्थाओं से बात की। हमें वहाँ जिला कलेक्टर और पूरे पुलिस प्रशासन से मिले। हम वहाँ उस स्थान पर भी गए जहाँ पर ये हमला हुआ था। हम उन लोगों से भी मिले जो चोटिल हुए और उन लोगों ने जो सारी बातें बताई, उसमें बड़ी बात ये थी कि पुलिस की जो एफआईआर खुद की है, जो पहली एफआईआर नंबर 0131/2022 3 तारीख को दर्ज होती है 11:26 पर,